मध्य प्रदेश का चंबल संभाग का भिंड जिले में गोलीबारी की घटनाएं आपको रोज सुनने को मिलती होंगी। तभी 11 तारीख को 2 बजे के करीब देहात थाना अंतर्गत ITO बल्ला के सामने एक होटल है पर्ल। यहाँ पर 2 बदमाश पल्सर मोटरसाइकिल से आए और ठहरने के लिए कमरा बुक करने लगे और कहने लगे हमें डिस्काउंट करो। इसी बात को लेकर आरोपियों ने पहले पत्थर फेंक कर मारे, कांच टूट गए होटल के। फिर इन्होंने 5-6 राउंड फायर किए जिससे फरियादी बाल बच गया। पुलिस की सक्रियता काम आई और तुरंत एडिशनल SP सहित हेडक्वार्टर डिप्टी और नगर पुलिस अधीक्षक दीपक तोमर भी दल बल के साथ पहुंचे। तभी पुलिस कप्तान डॉक्टर असित यादव ने इसको चुनौती के रूप में लिया और 2 टीमें गठित की। चंद घंटों के अंदर ही आरोपियों उसमें से एक आरोपी को धर दबोचा। FIR इनके पहले ही हो चुकी थी 11 तारीख को, जिसमें फरियादी थे दीपक भदौरिया पुत्र विजय भदौरिया, उम्र 30 साल, वार्ड नंबर 8 नगर पालिका के पास फूप की शिकायत पर 2 आरोपी बनाए गए थे। आरोपी था उदय तोमर वार्ड नंबर 8 और रोहित यादव वार्ड नंबर 8 नगर पालिका के पास, यानी यह फरियादी और आरोपी दोनों एक ही मोहल्ला फूप के हैं। लेकिन पुलिस कप्तान ने तुरंत इस पर एक्शन लिया और अधीनस्थ अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। पुलिस कप्तान डॉक्टर असित यादव के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव पाठक और उप पुलिस अधीक्षक अतिरिक्त प्रभार नगर पुलिस अधीक्षक यानी CSP का भी इन पर प्रभार है, यानी दीपक तोमर पर, उनके दिशा निर्देशन में थाना प्रभारी देहात निरीक्षक मुकेश साक के नेतृत्व में जिला भिंड में फायरिंग करने वाले गुंडा बदमाशों पर कार्रवाई के लिए 2 टीमें गठित की गईं। घटना 11 फरवरी की दोपहर करीब 2 बजे की है, जहां पल्सर मोटरसाइकिल से 2 आरोपी पर्ल होटल में कमरा लेने आए और डिस्काउंट ना देने पर दोनों लोग होटल के बाहर से गाली गलौज कर पत्थर से होटल के कांच तोड़ दिए और कट्टे से होटल संचालक के ऊपर फायर कर दिया और कट्टे से 5 से 6 राउंड भी फायर किए और भाग गए। घटना को तत्काल पुलिस कप्तान द्वारा गंभीरता से लिया गया तथा आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के लिए 2 टीमें भी गठित कर दी गईं। पुलिस द्वारा घटनास्थल के आसपास एवं CCTV कैमरों में जानकारी एकत्रित की गई और मुखबिर तंत्र को भी सक्रिय किया गया। आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास किया तथा चंद घंटों के अंदर एक आरोपी को धर दबोच लिया गया। आरोपी है उदय तोमर वार्ड नंबर 8 नगर पालिका के पास फूप को धर दबोचा। वहीं एक और घटना घटित हुई थी 4 दिसंबर 2024 को रात करीब 9 बजे शास्त्री नगर B ब्लॉक भिंड में, जिसमें 2 आरोपी गणों ने मुंह बात के ऊपर से गाली गलौज कर 3 से 4 हवाई फायर कर दहशत फैलाई थी, जिसकी रिपोर्ट थाना देहात पर हुई थी। घटना के बाद से ही दोनों आरोपी फरार हो गए थे, जिसमें आज एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। शेष आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु संभावित स्थानों पर दबिश दी जा रही है। पर्ल होटल पर की घटना में गिरफ्तार आरोपी से एक 315 बोर का कट्टा भी जब्त किया गया। इस टीम में सराहनीय भूमिका रही निरीक्षक मुकेश साक और उप निरीक्षक प्रमोद तोमर, उप निरीक्षक विजय सेवरे, उप निरीक्षक अजय यादव, प्रधान आरक्षक सोनेंद्र सिंह और गुरदास सोई, विनोद कुमार, सुशील पांडे, आरक्षक अनिल जाट, विष्णु तोमर, कुलदीप कसेटिया, दिलीप साक, दिलीप कुमार, मदन गोपाल और पदम सुभाष तोमर, अजय भदौरिया की इसमें अहम भूमिका रही और आरोपी उदय तोमर वार्ड नंबर 8 नगर पालिका के पास फूप को आज एक कट्टे के साथ गिरफ्तार कर लिया। इनका मेडिकल कराया, उसके बाद माननीय न्यायालय में इनको पेश किया गया।
यानी चंद घंटों के अंदर आरोपियों को धर दबोच लिया गया। पुलिस कप्तान डॉक्टर असित यादव की बेहतरीन कार्रवाई। गुंडे बदमाशों को घटना के तुरंत बाद धर दबोच लिया जाता है। अब गुंडे बदमाशों में जरूर पुलिस के प्रति भय होगा, अपराध करने से डरेंगे। ब्यूरो विजन हलचल सबसे तेज। तभी भोपाल से एक बड़ी खबर आई कि अटेर से विधायक और विधानसभा में उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे और उनके परिवारजनों पर एफआईआर दर्ज हुई है। हेमंत कटारे आरोपी, मां मीरा कटारे भी आरोपी, भाई योगेश कटारे और भाभी रुचि कटारे के खिलाफ 120 बी, 120, 467, 471 के तहत एफआईआर हुई है। ईओडब्ल्यू ने किया है केस दर्ज। कटारे परिवार के अलावा भोपाल विकास प्राधिकरण के तत्कालीन सीईओ केपी राही और एसडी मनोज वर्मा पर भी एफआईआर दर्ज हुई है। आईएसबीटी प्रोजेक्ट में गलत तरीके से प्लाट आवंटन में गड़बड़ झाले का केस दर्ज है। सरकार के खिलाफ पिछले कई दिनों से मुखर थे हेमंत कटारे। सौरभ शर्मा के यहाँ पड़े लोकायुक्त के छापों के बाद सरकार के खिलाफ सियासी तौर पर हमला कर रहे थे बराबर हेमंत कटारे। उसके बाद से ही सत्ता और संगठन के निशाने पर थे हेमंत कटारे। हेमंत कटारे की सक्रियता से भी जोड़कर देखी जा रही है एफआईआर। कहीं लोग कह रहे हैं कि भाजपा को यही काम आता है, विपक्ष की आवाज़ दबाने के लिए, और उनके पास है भी क्या। भाजपा के खिलाफ जो बोलेगा उसके खिलाफ यही होगा। विधानसभा सत्र अभी शुरू होने वाला है, उससे पहले ही विपक्ष की आवाज़ दबाने का यह भाजपा ने काम किया। विधानसभा में चंबल की आवाज़ को बुलंद करते हैं हेमंत कटारे। यह तो होना ही था, भाजपा को आवाज़ दबाने का यही तरीका आता है, यह भी जन चर्चा है। तभी हेमंत कटारे ने भी अपना बयान जारी किया है। मुझे अभी अभी ज्ञात हुआ है कि ईओडब्ल्यू द्वारा मुझ पर और मेरे परिवार के ऊपर एक झूठा एफआईआर पंजीबद्ध किया गया है। मैं इसके लिए पहले तो विशेष रूप से बिल्कुल दिल से आभारी हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का, डॉक्टर मोहन यादव जी का, जिन्होंने ईओडब्ल्यू पर दबाव डाल करके अपना एक ब्लैकमेलिंग का ईओडब्ल्यू को टूल बना रखा है और इस प्रकार के झूठे अपराध पंजीबद्ध करवाते हैं विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए। क्योंकि नए साल पे आपने ये मेरे को बिल्कुल नया उपहार दिया, और ऐसे ही जब मैं पहले विधायक बना था तब भी मेरे ऊपर 6 अपराध झूठे पंजीबद्ध हुए थे, और बाद में एक एक करके न्यायालय ने उन सभी अपराधों को निरस्त भी कर दिया था आरोपों को। ये 2004 का घटनाक्रम है जो मेरी जानकारी में है। शायद उन दिनों मैं कॉलेज लाइफ में स्टूडेंट था और मुझे तो पता भी नहीं था ये सब क्या राजनीति और क्या चीज़ें हैं, पर ठीक है, राजनीति में आया हूं तो मुझे लगता है राजनीति से प्रेरित होकर के इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगेंगे। मुझे तो ऐसा लगता है काफ़ी देरी से मुख्यमंत्री जी जागे हैं। ये एफआईआर और 6-8 महीने पहले करते तो मुझे लगता है उपनेता बनते ही आपने विपक्ष की आवाज़ को दबाव दे करके दबाना शुरू कर दिया। मेरे स्वर्गीय पिताजी सत्यदेव कटारे जी जब नेता प्रतिपक्ष थे और व्यापम की उनने आवाज़ उठाई, पूरी सरकार को घेरा, और आज तक व्यापम के मामले में कई भारतीय जनता पार्टी के नेता जेल में गए और शायद बाद में फिर भी जाएंगे भविष्य में। उस समय पे एक झूठी पीई पंजीबद्ध करी 2015 में जब पिताजी नेता प्रतिपक्ष थे। उनके स्वर्गवास के बाद कोई एजेंसी ने, किसी सरकार ने कुछ नहीं किया। आज जैसे ही मैं उपनेता प्रतिपक्ष बन करके आया और सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाना जब शुरू क्या कर दिए मैंने, तो अचानक से मैं आरोपी बन गया। जब हम पद पे नहीं होते हैं तब हम लोग पाक साफ होते हैं मध्य प्रदेश की जनता के बीच में, और जैसे ही हम लोग पद पे आ जाते हैं वैसे ही हमारा पूरा परिवार को भ्रष्टाचारी और झूठी एफआईआर करना शुरू हो जाती है सरकार। तो ये कैसी राजनीति है? मैं तो पूछना चाहता हूं प्रदेश की जनता से और मीडिया के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं कि आप खुद सोचिए, क्या ये उचित है कि मेरी विधवा मां आज 70 साल की उम्र में उनके ऊपर एक भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया? कितना नैतिक है? मुख्यमंत्री जी को कम से कम इतना लिहाज या इतनी मर्यादा तो रखनी चाहिए, इतनी शर्म तो उनके अंदर होनी चाहिए कि कम से कम राजनीति आपस में ही रखें, घर की महिलाओं बच्चों को तो नहीं घसीटना चाहिए। लेकिन ठीक है, आपका सोचने का जो स्तर है
आपका कार्य करने का जो भी स्तर है मैं उसका भी स्वागत करता हूं। मुझे न्यायालय पे पूर्ण भरोसा है, मैं इसको न्यायालय में पहले की तरह लेके जाऊंगा। न्यायालय पुनः इन आरोपों को झूठा सिद्ध करेगी, क्योंकि 2004 का प्रकरण 21 साल पुरानी घटना को आज आप 21 साल बाद क्यों उठा रहे हैं। मैं तो मीडिया के लोगों से बोलना चाहता हूं कि किसी भी ईओडब्ल्यू के जिम्मेदार अधिकारी से जाके आप पूछिएगा कि आज आपको 21 साल बाद क्यों याद आया हेमंत कटारे के उपनेता प्रतिपक्ष बनते ही कि ये एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। 21 साल के बीच में ये कोई अपराध नहीं था क्या? 10 साल पहले आपने प्राथमिकी दर्ज करी, चलो इन 10 वर्ष में आप अपराध दर्ज कर लेते, लेकिन नहीं। जैसे ही मैं सरकार के खिलाफ बोलना शुरू हुआ, अचानक से सारी एजेंसियां मेरे खिलाफ सक्रिय हो गई और झूठा आरोप मेरे ऊपर लगा दिया। ठीक है, जैसी सरकार की मंशा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अब इस एफआईआर के दर्ज होने के बाद मैं दुगनी ताकत से, मुझे और प्रेरणा मिली है और मैं और दुगनी ताकत से आपके भ्रष्टाचार की, आपके काले कारनामों की पोल खोलूंगा, चाहे विधानसभा के अंदर हो चाहे विधानसभा के बाहर हो। मैं इनसे दबने वाला नहीं हूं। स्वर्गीय सत्यदेव कटारे जी का खून है मेरी रगों में और अपनी आखिरी सांस तक मैं आपके खिलाफ दमदारी और ईमानदारी से लड़ाई लड़ूंगा। मुख्यमंत्री जी को पुनः धन्यवाद, पूरी भारतीय जनता पार्टी को पुनः धन्यवाद और आशा करूंगा कि ऐसी कई और झूठी एफआईआर आप मेरे ऊपर दर्ज करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भिंड जिले के कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने 126 अशासकीय विद्यालय की मान्यता निलंबन कर दी थी और कहा था बच्चों को नहीं होगी किसी प्रकार की कोई हानि, बच्चों के साथ धोखाधड़ी नहीं हो, इसलिए शासन ने चलाई है अपार आईडी जैसी महत्वपूर्ण योजना। 11 तारीख को उन्होंने 126 अशासकीय प्राइवेट स्कूलों की मान्यता निलंबित कर दी थी। अगर यह स्कूल संचालक कायदे से नहीं चलेंगे, बच्चों के साथ खिलवाड़ करेंगे, तो फिर 1 महीने के बाद इनकी मान्यता समाप्त कर दी जाएगी। इसी संबंध में आज उन्होंने एक अपना बयान जारी किया है, जिसके लिए वो बार बार चेतावनी दिए जाने पर भी इन 126 अशासकीय विद्यालयों द्वारा अपने विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के अपार आईडी के निर्णय का कार्य प्रारंभ नहीं कर रहे थे। 126 अशासकीय विद्यालयों की मान्यता 1 माह के लिए निलंबित की गई है। इस अवधि में उल्लेखनीय सुधार लाए जाने पर मान्यता बहाल की जाएगी, अन्यथा की स्थिति में मान्यता निरस्त की जाएगी। उन्होंने बताया कि मान्यता निरस्त होने से विद्यालयों के बच्चों को कोई हानि नहीं होगी। बच्चे अगर पढ़ना चाहते हैं, परीक्षा देना चाहते हैं, टीसी लेना चाहते हैं, अंकसूची लेना चाहते हैं, सभी जारी होंगी। यदि उनकी मान्यता निरस्त होती है तो किसी शासकीय स्कूल से संबद्ध कर वहां से जारी करवाई जाएगी। बच्चे अगर पढ़ाई जारी रखने के लिए प्राइवेट स्कूल पसंद करते हैं तो वह उनकी व्यवस्था की जाएगी। बच्चों को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होने दी जाएगी। यह बात आज भिंड कलेक्टर ने कही। मान्यता रद्द नहीं की गई है, मान्यता निलंबित की गई है। चूँकि शासन का ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है, अपार आईडी सभी की बनाना है, सभी बच्चों की। जो बच्चों के साथ धोखाधड़ी हो जाती है, कई बार पूरे साल पढ़ते हैं, मालूम पड़ता है उनका एग्ज़ाम में एनरोलमेंट नहीं हुआ, उनकी टीसी नहीं निकल रही, उनकी मार्कशीट नहीं आ रही। इन सब चीज़ों से निजात पाने के लिए सभी की अपार आईडी बनाने का काम किया जा रहा है। यदि अपार आईडी बन जाती है इनकी, तो इस तरह की कोई भी समस्या इनको आगे नहीं आएगी, क्योंकि इनका कहीं भी एक जगह डिजिटल रिकॉर्ड रहेगा जिसमें इनका सारा रिकॉर्ड कभी भी कोई भी देख सकेगा। तो इस उद्देश्य को लेकर सभी की अपार आईडी बनाई जा रही है और बार बार विद्यालयों को चेताया गया कि अपार आईडी में काम करें, सभी बच्चों की अपार आईडी बनानी है। परंतु ये जो 126 विद्यालय हैं, इन्होंने बार बार चेताने के बाद भी अभी तक अपार आईडी का कार्य प्रारंभ भी नहीं किया। सर, इन्हें कितना समय दिया गया है? अभी इनको 1 महीने के लिए मान्यता निलंबित की गई है। 1 महीने में ये उल्लेखनीय सुधार ले आते तो इनकी मान्यता बहाल कर दी जाएगी। यदि नहीं लाते हैं तो मान्यता निरस्त की जाएगी। लेकिन मैं ये भी आप सबको बता दूं कि मान्यता निरस्त करने से कोई भी हानि इन बच्चों को नहीं होगी, पालकों को नहीं होगी। बच्चे यदि एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, टीसी लेना चाहते हैं, मार्कशीट सब उनकी जारी होगी। यदि इनकी मान्यता निरस्त की जाती है तो किसी शासकीय स्कूल से संबद्ध कर वहाँ से जारी कराई जाएगी। बच्चे आगे पढ़ाई जारी करने के लिए कोई प्राइवेट स्कूल पसंद करते हैं तो वहाँ उनकी व्यवस्था की जाएगी। बच्चों को किसी प्रकार की हानि नहीं होने दी जाएगी। जो विद्यालय है पूरे जिले के हैं या कोई एक एरिया? ये पूरे जिले के विद्यालय हैं।
इनमें से ऐसे कौन से विद्यालय हैं जो खास तौर पर जो नामचीन विद्यालय हों? अब ये नामचीन विद्यालय तो मेरी नज़र में मेरे सभी विद्यालय समान होते हैं, तो सभी 126 विद्यालय मेरे लिए तो एक बराबर हैं। और अगर ऐसे में एक माह में अगर वो नहीं कर पाते तो क्या? निरस्त मान्यता निरस्त की जाएगी। सर रात को आपके द्वारा ट्रक पकड़े गए हैं। भिंड जिले में अब नई खदानों के टेंडर 12 तारीख को खोल दिए गए। अब नई कंपनियां 1-2 दिन में काम शुरू करेंगी। उससे पहले ही भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के दिशा निर्देशन में लार के एसडीएम विजय यादव ने रेत माफिया पर एक दिन पहले कार्रवाई की, जिसमें 1 लाख से अधिक कीमत की लगभग 20 ट्रॉली डंप रेत की जब्ती की है। एसडीएम के निर्देशन पर तहसीलदार लाहर की कार्रवाई, पुलिस निष्क्रिय और प्रशासन सक्रिय। असवा थाना से महज 500 मीटर की दूरी पर अवैध डंप रेत की पुलिस को जानकारी नहीं, प्रशासन ने की कार्रवाई। लाहर एसडीएम विजय यादव को किसी शिकायतकर्ता के द्वारा फोन पर बताया गया कि असवा क्षेत्र में अवैध रेत डंप की जा रही है, जिसकी जानकारी मिलते ही एसडीएम लाहर विजय यादव ने तहसीलदार राजकुमार नगरिया को निर्देशित किया। तहसीलदार लाहर असवार में मौके पर पहुंचे, जहां लगभग 20 ट्रॉली से अधिक रेत डंप रखे थी। तभी उसको जब्त किया गया और भूस्वामी को बुलाकर पूछा गया कि यह रेत की रॉयल्टी दिखाओ, परंतु कोई भी व्यक्ति रेत की रॉयल्टी नहीं दिखा पाया। तभी 20 ट्रॉली से अधिक मौके पर पाई गई रेत को जब्त कर लिया। तत्काल नगर पालिका सीएमओ को निर्देशित किया और जेसीबी को मौका स्थल पर पहुंचाने के निर्देश दिए एवं डंपर मंगाकर रेत को भरवाकर सुरक्षित स्थान पर रखवा दिया गया। रेत माफिया के खिलाफ हमें लाहर में एसडीएम विजय यादव की भी कार्रवाई ठीक अच्छी लगी है। पुलिस बल एवं पटवारी सुमन खान व दल गंजन सिंह चौहान भी उपस्थित रहे। रेत माफियाओं को नहीं बख्शा जाएगा, यह बात कही एसडीएम विजय यादव ने और बताया कि रेत के अवैध खनन, परिवहन या भंडारण करने वालों को बिल्कुल भी नहीं बख्शेंगे। वैसे भिंड जिले में रेत के टेंडर हुए और 2-3 दिन में चालू हो जाएंगी खदानें, फिर देखते हैं। भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव भी रेत माफियाओं के खिलाफ खूब कार्रवाइयां करते हैं। खुद रात को खनन माफियाओं की गाड़ी पकड़ते हैं। खनिज विभाग तो वास्तव में बहुत ही भ्रष्टाचार में डूबा है। यह खनन माफिया से मिला है। भिंड में मध्य प्रदेश शासन खनिज विभाग को बंद करे, जिससे इनको जो ऑफिस है, जो खर्चे हैं, जो अधिकारी कर्मचारियों की तनख्वाह है, उसको राजस्व की जो हानि हो रही है तनख्वाह के रूप में, वो शासन की बचेगी। भिंड से खनिज विभाग का ऑफिस बंद कर दो, यह भिंड जनता की आवाज़ है। तभी भिंड के कलेक्टर की खनिजों के अवैध परिवहन पर कार्रवाई हमें जरूर देखने को मिलती है। गिट्टी का अवैध परिवहन करने पर 3 डंपर को उन्होंने जब्त कर थाने भिजवा दिया। जब्तशुदा वाहनों पर खनिज नियमों के तहत कार्रवाई हुई। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने बिना रॉयल्टी के गिट्टी का अवैध परिवहन करते हुए 3 डंपरों को जब्त किया है। कलेक्टर श्रीवास्तव ने 11 और 12 तारीख की दरमियानी रात 1 बजे छापामार कार्रवाई कर सेमरपुरा के पास 1 डंपर तथा 17वीं बटालियन के पास 2 डंपर को गिट्टी का अवैध परिवहन करते हुए जब्त किया। इसी दौरान प्रभारी खनिज निरीक्षक संजय धाकड़ तो खनन माफिया से मिला ही रहता है। यह तो रातों रात ऐसे डंपरों से वसूली करता है। इसके गुर्गे भी इसके साथ लगे रहते हैं। इसको तो भिंड से भगाओ। लेकिन भिंड कलेक्टर ने संजय धाकड़ को बुला लिया और खनिजों का अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण पर रोक लगाने के लिए लगातार कार्रवाई करने की बात कही। गिट्टी का अवैध परिवहन करते हुए जब्त 1 डंपर को थाना सिटी कोतवाली एवं 1 डंपर को संयुक्त तहसील कार्यालय भिंड एवं 1 डंपर को थाना देहात की अभिरक्षा में रखवाया गया। जब्तशुदा वाहनों पर
खनिज नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। खनिजों का अवैध उत्खनन, परिवहन, भंडारण पर कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। यह बात कही भिंड कलेक्टर ने। भिंड कलेक्टर वास्तव में खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हैं। रातों रात वो इनको पकड़ने का कार्य करते हैं, लेकिन खनन माफिया, रेत माफिया भिंड कलेक्टर को ही बदनाम करने के लिए अलग तरीके से के षड्यंत्र रचता रहता है। लेकिन भिंड कलेक्टर कहते हैं हमें काम करने में विश्वास है, अफवाहें कोई भी उड़ाए। भिंड देहात थाना अंतर्गत हीरालाल का पुरा है, भदौरिया परिवार है। भदौरिया परिवार में एक व्यक्ति धर्मेंद्र भदौरिया निवासी हीरालाल का पुरा, लाहौर रोड, भिंड, लेकिन यह शराबी है और अपने घर में आए दिन रोज बच्चों की और अपनी पत्नी की मारपीट करता है। बताया जाता है आज तो इस कलयुगी पति धर्मेंद्र ने हद ही कर दी। धर्मेंद्र की पत्नी वंदना अपने बच्चों को पढ़ा रही थी, तभी यह आया और रात को लड़ाई झगड़ा करने लगा। पत्नी वंदना उम्र 27 साल निवासी हीरालाल का पुरा, हाल लाहौर रोड पर निवासरत है। वंदना अपने बच्चों को पढ़ा रही थी, तभी शराबी पति धर्मेंद्र भदौरिया आया और इसने पत्नी रोज ही यह घर में झगड़ा करता है और अपनी पत्नी वंदना का इसने कान ही काट लिया। कान से खून बहने लगा, कान लहूलुहान हो गया, आधा कान कट गया। तब वंदना के पिता और भाई वंदना को जिला अस्पताल लेकर आए, जहां उसका इलाज किया गया। फिर देहात थाना पुलिस में वंदना की शिकायत पर धर्मेंद्र भदौरिया यानी वंदना के पति के खिलाफ गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज किया गया। वंदना आज जिला अस्पताल में इलाज कराने आई थी। फरियादिया की ससुराल है हीरालाल के पुरा में। आरोपी रोज उसको गाली गलौज करता था, मारपीट करता था एवं जान से मारने की धमकी देता था तथा मानसिक रूप से भी वंदना को यह प्रताड़ित करता था। तभी 11 और 12 तारीख की दरमियानी रात को तो इसने हद ही कर दी और अपनी पत्नी वंदना का कान ही काट लिया। नेशनल हाईवे 719 यह मौत का हाईवे है। तभी फरियादी उमेश कुशवाहा कह रहे थे हम बाइक से जा रहे थे, तभी उनकी बाइक पर उनकी पत्नी लीलाबाई भी बैठी थीं। तभी सामने से एक लाल रंग के कैंटर ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि उमेश की पत्नी लीलाबाई वहीं घायल हो गईं। यह घटना गोवा चौराया थाना क्षेत्र में उमंग होटल के पास, जहां बाइक में कैंटर ने टक्कर मार दी और बाइक पर सवार महिला लीलावती की मृत्यु हो गई। पुलिस ने मर्ग दायर किया है। वहीं एक और घटना घटित हुई गोहद थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 3 में प्रजापति मोहल्ला में एक 20 वर्षीय युवक ने आत्मघाती कदम उठाया अपने घर पर ही। युवक आकाश प्रजापति पुत्र राम प्रकाश प्रजापति, वार्ड नंबर 3 प्रजापति मोहल्ला, ने आत्मघाती कदम उठाया अपने घर पर ही, जिससे उनकी मौत हो गई। गोवा थाना पुलिस ने मर्ग दायर कर जांच में लिया। आज के युवाओं को क्या हो गया। संत रविदास जी की जन्म जयंती आज पूरे भारत में बड़े धूमधाम से मनाई गई। तभी गोहद में भी आज संत रविदास जी महाराज की जयंती मनाई गई, जहां जुलूस भी निकाले गए, उनकी प्रतिमा पर फूल अर्पण किए गए। आज संत रविदास जी की जयंती बड़े धूमधाम से गोहद, मेहगांव, गोरमी, भिंड, मेहोना, रौन, अटेर में भी मनाई गई। उनके चित्र पर फूल अर्पण किए गए और कई लोगों ने तो आज संत रविदास जी की जयंती की उपलक्ष्य में कुर्तियों को खत्म करने का भी आग्रह किया।
भिंड देहात थाना अंतर्गत मारपीट और SC/ST एक्ट का मामला दर्ज। फरियादी मदन खटीक पुत्र भगरीलाल उम्र 34 साल निवासी BTI रोड विद्यावती कॉलेज के सामने भिंड ने देहात थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी विकास कुशवाहा राजा कुशवाहा निवासी गढ़ महावीर नगर भिंड। आरोपी गढ़ों ने फरियादी की मारपीट की, जाति सूचक गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। विवाद पुरानी रंजिश का बताया जाता है। मामला दर्ज हुआ। इसी तरह से एक और देहात थाना अंतर्गत मामला दर्ज हुआ। फरियादी मंगल पुत्र नवाब परिहार उम्र 90 साल निवासी ग्राम कुसमार ने भी देहात थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी आकाश निवासी बीसलपुरा भिंड फरियादी का ससुराल। आरोपी ने फरियादी को गाली गलौज कर मारपीट की एवं जान से मारने की धमकी दी। खैर, देहात थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों की तलाश भी शुरू कर दी है। इसी तरह से देहात थाना अंतर्गत और मामले दर्ज हुए, जिसमें फरियादी दीपक पुत्र विजय फूबवाला था। इसी तरह से दीपक पुत्र उमेश यादव उम्र 33 साल निवासी वार्ड नंबर 1 ओझा नगर अटे रोड भिंड ने भी देहात थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी धर्मवीर सिंह तोमर निवासी वार्ड नंबर 1 ओझा नगर नर्सरी वाली गली अटे रोड भिंड ने फरियादी के घर के सामने ओझा नगर में मां बहन की गंदी गालियां दी तथा मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। मामला दर्ज हुआ देहात थाना अंतर्गत ही एक और मामला दर्ज। फरियादी संतोष पिता सत्यवीर सिकरवार उम्र 30 साल निवासी शिवाजी नगर भिंड ने भी रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी देवकांत बरुआ दूसरा विकास बरुआ उर्फ चिंटाई निवासीगढ़ शिवाजी नगर भिंड। यह आयशर कंपनी की साईं राम ऑटोमोबाइल्स एजेंसी दबुआ मोड़ की घटना थी। और फरियादी ने रिपोर्ट की कि आरोपियों ने मारपीट की एवं मां बहन की बुरी गालियां दी तथा जान से मारने की धमकी दी। देहात थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया है। नया गांव थाना अंतर्गत भी हो गई मारपीट। फरियादी मदन मोहन पुत्र बाबूराम शर्मा निवासी चितभन एकदिल उत्तर प्रदेश ने भी नया गांव में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी बिशंबर तोमर निवासी टहनगुर दूसरा बिमल उर्फ छोटू निवासी टहनगुर ने घर के बाहर नल के पास गली में ग्राम टहनगुर पर नल का पानी रास्ते में फैलने को लेकर आरोपियों ने गाली दी। मना करने पर लाठी और डंडों से मारपीट कर दी। मामला दर्ज हुआ। तभी दूसरी तरफ से भी मामला दर्ज हुआ, जिसमें फरियादी बने बिशंबर तोमर पुत्र राम सिंह निवासी टहनगुर ने कहा कि आरोपी ब्रजमोहन शर्मा और नितिन शर्मा निवासीगढ़ टहनगुर ने भी सर्वेश के घर के पास गली में ग्राम टहनगुर पर पाइप से पानी टपकने को लेकर गाली दी, मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी। नया गांव थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। रौन थाना अंतर्गत भी मारपीट। फरियादी सुभाष राजावत पिता राजवीर उम्र 28 वर्ष निवासी मेहदवा रौन ने कहा कि आरोपी सतीश पिता राजवीर उम्र 28 साल निवासी मेहदवा रौन ने यानी सुभाष और सतीश भाई हैं। काशदेव के मंदिर के पास ग्राम मेहदवा की घटना। फरियादी को आरोपी ने मोबाइल चलाने को लेकर मां बहन की गंदी गालियां दी, मारपीट की, जान से मारने की धमकी दी। वहीं जो कल रौन में स्कूली बस में टक्कर हो गई थी, उसमें FIR दर्ज हुई है। फरियादी उमेश पिता भूरेलाल शर्मा बने हैं, उम्र 35 साल निवासी ररी रौन मेहोना ने कहा कि आरोपी है दूध की पिकअप कैंटर गाड़ी क्रमांक MP 30G 1383। इसने रौन बाईपास रोड लालू वाल्मीकि के घर के पास दूध की पिकअप कैंटर गाड़ी के चालक ने स्कूल वाहन में टक्कर मार दी, जिससे 5 से 6 बच्चे घायल हो गए थे। मामला दर्ज हुआ। रौन थाना अंतर्गत सुरपुरा थाना अंतर्गत खेत में जिस व्यक्ति की लाश मिली थी, उसमें अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ 302 का मामला दर्ज हुआ है। अज्ञात एक व्यक्ति के खिलाफ। इसमें फरियादी खुद पुलिस बनी है। उपनिरीक्षक भगवान सिंह थाना सुरपुरा नरेश राठौर का सरसों का खेत ग्राम सोनेलाल के पुरा की यह बात थी। 10 तारीख की मरक की जांच पर से अपराध दर्ज किया गया। मृतक सुरेंद्र सिंह जाटव उम्र 40 साल निवासी
कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा पुरानी रंजिश पर से गोली मारकर हत्या कर दी थी। पहले प्रतीत होता था कि इनकी लाठी डंडों और धारदार हथियार से हत्या की गई है, लेकिन शायद अब मेडिकल और डॉक्टरों ने गोली के भी निशान देखे हैं। सुरेंद्र के गोली भी लगी है। खैर, अज्ञात आरोपी के खिलाफ 302 का मामला दर्ज किया सुरपुरा थाना पुलिस ने, लेकिन आरोपी अभी भी पुलिस की पहुंच से दूर है। मौ थाना अंतर्गत भी मारपीट। फरियादी रामकरण पुत्र सुंदर मिर्दा उम्र 70 साल निवासी पिपरौली गोहद ने कहा कि आरोपी सूरज मिर्दा पुत्र लायक राम मिर्दा निवासी ग्राम पिपरौली ने 11 तारीख को हनुमान मंदिर के बाहर ग्राम छेकुरी पर आरोपी द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर मां बहन की गाली दी और कुल्हाड़ी सिर में मारी एवं जान से मारने की धमकी दी। मौ थाना पुलिस ने खैर मामला दर्ज किया है। गोरमी थाना अंतर्गत फायरिंग में एक व्यक्ति के माथे में भी 12 बोर बंदूक के छर्रे लगे। फरियादी शिवराज पुत्र चीतू भदौरिया उम्र 40 साल निवासी कोर्ट ने भी गोरमी थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी सीमांत, दूसरे हैं संदीप, तीसरे हैं प्रशांत, चौथे हैं लोकेंद्र उर्फ संजय, सभी भदौरिया निवासीगढ़ ग्राम कोट। यह भी 11 तारीख की घटना है। 11:30 बजे की फरियादी का घर। आरोपी गणों ने पुरानी रंजिश पर से फरियादी व उसके घर वालों की मारपीट की व आरोपी ने जान से मारने की नीयत से 12 बोर की बंदूक से मंजीत को गोली मारी, जो मस्जिद के बाएं तरफ माथे पर गोली के छर्रे लगे, घाव होकर खून निकलने लगा। खैर, आरोपियों के खिलाफ गोरमी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर इनकी तलाश भी शुरू कर दी है। गोरमी थाना अंतर्गत ही इसी तरह का एक और मामला दर्ज हुआ है। इसमें फरियादी हैं यानी क्रॉस कायमी है। इसमें फरियादी हैं संदीप पुत्र मोहन भदौरिया उम्र 50 साल निवासी कोट थाना गोरमी ने कहा कि आरोपी हैं हरेपाल और शिवराज भोला जातिगढ़ भदौरिया निवासीगढ़ कोट थाना गोरमी। फरियादी के घर के बाहर आरोपी गणों ने फरियादी की मारपीट की गालियां दी व बंदूक से हवाई फायर किए। विवाद पुरानी रंजिश का बताया जाता है। गोरमी थाना पुलिस ने क्रॉस कायमी की है।